नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं और प्रमुख विराम चिन्ह जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को शामिल भी किया है। और इसके अलावा विराम चिन्ह की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। साथियों, विराम चिन्ह का तात्पर्य है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह का तात्पर्य यदि पूछे तो आपको बताना है कि विराम चिन्ह का तात्पर्य है रुकना या ठहरना। वाक्य में अगर उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वाक्य में यदि उपयुक्त विराम चिन्ह का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो जो अर्थ है वो अनर्थ में बदल जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो। ठीक है, अर्थात रोकना नहीं है, जाने देना है। किंतु यदि विराम चिन्ह मतलब कि अगर इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग कर देंगे, अल्प विराम का स्थान बदलकर इसे इस प्रकार लिखें, रोको मत जाने दो, अर्थात रोक लो, इसे नहीं जाने दो। अतः स्पष्ट है कि दोनों वाक्यों के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु अल्प विराम का स्थान मात्र बदल देने से वाक्य का अर्थ बदल गया है। ठीक है, अब जो ये अल्प विराम इसमें लगा हुआ है, इससे क्या बदल गया है, वाक्य का अर्थ बदल गया है। ठीक है, पहले तो क्या था, रोको मत जाने दो। ठीक है, अल्प विराम मतलब थोड़ी देर रुके हम। इसके बाद में इसी में रोको मत जाने दो, तो ये क्या हुआ, इसमें दूसरा अर्थ उत्पन्न हो गया। अतः स्पष्ट है कि दोनों शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, शब्दों में तो कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस चिन्ह ने उसका अर्थ ही बदल दिया। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जो विराम चिन्ह है उसका भाषा में प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। दोस्तों, हिंदी के जो प्रमुख विराम चिन्ह हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है ये अल्प विराम, इसके बाद में अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो ये चिन्ह दे रखा है ये कौन सा चिन्ह है, विवरण चिन्ह है। ठीक है, विवरण चिन्ह। इसके बाद में कोष्ठक चिन्ह। ठीक है, 10वें नंबर का है दोस्तों ये कोष्ठक चिन्ह। इसके बाद में लोप सूचक चिन्ह, जो ये लोप सूचक चिन्ह है। इसके बाद में संक्षेप चिन्ह, जो ये जीरो जैसा दिख रहा है, ये कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह है संक्षेप चिन्ह। अगला है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक, ये जो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। इसके बाद में हंस पद चिन्ह, जो ये उल्टा वाई बना हुआ है, यह है हंस पद चिन्ह। हिंदी के जो ये प्रमुख चिन्ह हैं इनके विभिन्न प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं इनके नियम। स्मरणीय तथ्य आपको ध्यान रखना है, जब तक वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण ना हो जाए तब तक पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि जो ये पूर्ण विराम है इसको कब तक नहीं लगाना चाहिए, जब तक वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण ना हो जाए। प्राय विद्यार्थी है, ठीक है, किसके बाद में लगा देते हैं, देखना, प्राय विद्यार्थी क्या करते हैं, है था के बाद पूर्ण विराम बिना देखे ये लगा देते हैं कि वाक्य पूरा हुआ भी है या नहीं। मतलब कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये एक तो है और था, बस इसको देख लेते हैं और पूर्ण विराम लगा देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वाक्य पूरा हुआ है या नहीं है। ठीक है, अगला है किसी संयोजक के पहले पूर्ण विराम नहीं लगता है। किसी भी संयोजक के पहले आपको याद रखना है कि पूर्ण विराम नहीं लगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऐसे वाक्य जिनसे उत्तर की अपेक्षा होती है प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। ये ऐसे वाक्य जिनसे उत्तर की अपेक्षा होती है वो क्या कहे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगाना चाहिए।
पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि प्रश्न अगर पूछा है तो उत्तर की अपेक्षा की जा रही है तो हमें वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में जिन वाक्यों में हर्ष मतलब की होती खुशी, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं, उनमें इन भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है उसका प्रयोग कब किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव व्यक्त होता है, ठीक है, या उन भावों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, तो वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्राय उपनाम में लगता है, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो प्राय उपनाम में लगता है, किंतु जब किसी कथन को जो का त्यों देते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। ठीक है, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वो कैसे लगता है, याद रखना, प्राय जो उपनाम होता है किसी का उसमें लगता है, लेकिन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड जो कॉमा होता है वो किस में लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी कथन को जो का त्यों देते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें बंद करना होता है। इसके बाद में अगला है वाक्य में लिखते समय यदि कोई शब्द गलती से छूट जाए तो वहाँ हंस पद लगाकर ऊपर छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं, जो उल्टा वाही है। ठीक है, हंस पद जो हम बोलते हैं उसे, तो वो कब लगाया जाता है, वाक्य में लिखते समय यदि कोई शब्द गलती से हमसे छूट जाए तो वहाँ पर हम उसको लगा सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद रख लें। पहला प्रश्न है दोस्तों, एमए पीएचडी को विराम चिन्हों से युक्त करके लिखिए। एमए और पीएचडी इसको विराम चिन्ह के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले एम ए लिख देंगे, ठीक है, दोनों में डॉट लगाएंगे। ठीक है, एम ए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद में पीएचडी लिखेंगे, ठीक है, और इसमें जो पीएच है इसके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले तो अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, इसमें प्रश्न पूछा गया तो एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है, और एक और जो इसमें चिन्ह लगेगा वो क्या लगेगा, अरे में लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक चिन्ह तो लगेगा क्वेश्चन मार्क, एक लगेगा विस्मय सूचक और एक लगेगा अर्धविराम। ठीक है, अरे यहाँ पर हम लगा देंगे, इसके बाद भाई के यहाँ पे लगा देंगे, फिर तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जाओ मुंह धोकर आओ, कि आप आगरा गए थे, वह क्या खुशबू है, हानि लाभ जीवन मरण परमात्मा के हाथ में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है अंत में, क्या आप आगरा गए थे, उत्तर की अपेक्षा की जा रही है और क्वेश्चन मार्क इसमें लगा दिया है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसमें भी उत्तर की अपेक्षा की गई है तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। याद रखना है आपको कि क्वेश्चन मार्क इसमें लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह से युक्त अंश है। कौन सा विराम चिन्ह से युक्त अंश इसमें बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा गुण दोष, क्योंकि इसमें जो चिन्ह लगा है योजक चिन्ह लगा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब होता है।
वाक्य के प्रारंभ में, जब कोई शब्द दो शब्दों के बीच में छूट जाए, या वाक्य के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि जो हंस पद का जो चिन्ह होता है, जिसको हम उल्टे वाई जैसा लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई शब्द दो शब्दों के बीच में छूट जाएगा तो हम उसमें हंस पद का प्रयोग करेंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? विपरीतार्थक मतलब कि विलोम शब्द। विलोम शब्द के जो बीच में चिन्ह लगता है दोस्तों, वो लगता है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह लगता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पाप पुण्य, तो यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह कैसे लगता है? इस प्रकार से योजक चिन्ह लगता है, ध्यान रखना है आपको ये। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या आप घर जाएंगे में प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा? क्या आप घर जाएंगे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर लगेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना है, जाएंगे के बाद लगेगा। क्या आप घर जाएंगे, ठीक है, जाएंगे के बाद में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब कि वाक्य के इसमें अंत में ही लगेगा, क्या आप घर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, तुलसी ने कहा है कि गरल सुधा रिपु करई मिताई, इसको विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। ठीक है, तुलसी ने क्या कहा? गरल सुधा रिपु करई मिताई। ठीक है, इसको आपको विराम चिन्ह में लिखना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ ध्यान रखना है, तुलसी ने कहा है, ठीक है, गरल सुधा रिपु करई मिताई, पूर्ण विराम का प्रयोग भी हुआ है इसमें, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी हुआ, ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं, और ये जो इसमें बीच में लगा गरल और सुधा के बीच में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, और तुलसी ने कहा है, इसके आगे जो ये लाइन जो खींची हुई है, ठीक है, ये जो चिन्ह है ये निर्देशक चिन्ह है। तो इसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और पूर्ण विराम जो अंत में जो लगा हुआ है ये पूर्ण विराम है। तो ये पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, तो ये उचित शब्द मतलब उचित वाक्य ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राम लक्ष्मण को विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। राम लक्ष्मण को विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राम लक्ष्मण। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन फॉर सपोर्ट अस।